हाय फ्रेंड, छोटे शिवम पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स पेडागॉजी पार्ट 6 का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। उसके पहले सबसे पहले पिछले वीडियो यानी पार्ट 5 में जो हम लोगों ने क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन के रूप में जो पिछले वीडियो में था, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पहला नंबर ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन के बारे में, मूल्यांकन शब्द के बारे में सही है। बेसिकली जो मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन के बारे में जो स्टेटमेंट दिया था दो ठो, उसको आपको आंसर करना था कमेंट बॉक्स में। आप लोगों ने दिया, बहुत अच्छी बात है। और जिनका गलत है वो लोग आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा। तो स्टेटमेंट क्या दिया था, मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन मापन या परीक्षण की तुलना में अधिक व्यापक शब्द है। यह एक शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के परिणामों का मात्रात्मक और साथ ही गुणात्मक विवरण प्रदान करता है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही थे, मूल्यांकन से रिलेटेड है क्या ये, या फिर केवल एक या फिर केवल दो सही था, ये आपको बताना था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा, यानी दोनों ये स्टेटमेंट सही है। मूल्यांकन से रिलेटेड दोनों ये जो स्टेटमेंट दिए हैं वो सही है। शब्द मापन विद्यार्थियों की क्षमता और उपलब्धियों के मात्रात्मक विवरण तक सीमित है। दूसरी ओर मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विवरण शामिल होते हैं। ध्यान रखना, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विवरण शामिल होता है, इसलिए यह मापन की तुलना में अधिक व्यापक है और इसलिए दोनों आंसर सही होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी पिछले वीडियो का जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था उसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। मैथमेटिक्स पेडागॉजी के सीरीज चल रहा है, हम लोगों ने अभी 5 वीडियो कर चुके हैं, ये 6वां वीडियो चल रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहते तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करो, और इसके जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसका हम लोग मैराथन करेंगे। तो बिना चिंता किए अपनी तैयारी में जुटे रहो और कोशिश करो इस बार एमपी टेट, सी टेट, टेस्ट टेट, जो भी टेट आप देना चाहते हो उसको कंप्लीट करो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखो, कौन सा परीक्षण परीक्षक और परीक्षार्थियों के बीच मौखिक संचार पर आधारित होता है। आपको बताना है ऐसा कौन सा परीक्षण होता है जो परीक्षक और परीक्षार्थियों के बीच मौखिक संचार पर आधारित होता है। बेसिकली जो ओरल यानी मौखिक कम्युनिकेशन पे डिपेंड होता है। तो मौखिक परीक्षा होती है, व्यवहारिक परीक्षण होता है, लिखित परीक्षण होता है, या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा परीक्षण है जो परीक्षक और परीक्षार्थियों के बीच मौखिक संचार यानी ओरल कम्युनिकेशन पे डिपेंड होता है, आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा मौखिक परीक्षा। ठीक है, ओरल एग्जामिनेशन या इसको बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर पहला ही नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली थोड़ा सा पेशेंस रखो और आराम से देखो इसको, एक दो बार देख लेना अगर कई बार कंफ्यूजन हो तो। थर्ड को देखो, कौन सा मूल्यांकन, यहाँ पे भी मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इवेल्युएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो कौन सा मूल्यांकन जो है एक विद्यार्थी के प्रदर्शन की उसकी समीक्षा के किसी अन्य विद्यार्थी के प्रदर्शन के साथ तुलना करने में सहायक होता है। तो यहाँ पे बेसिकली बताना है ऐसा कौन सा मूल्यांकन होता है जो एक विद्यार्थी के प्रदर्शन की उसकी कक्षा के किसी अन्य विद्यार्थी के प्रदर्शन के साथ तुलना करना है में सहायक होगा। तो यहाँ पे 4 प्रकार के मूल्यांकन के दिया गया है। इसमें बताना है दो विद्यार्थियों में कैसे तुलना किया जा सकता है, किस विधि के माध्यम से। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन के माध्यम से कर सकते हैं तुलना, या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन से तुलना कर सकते हैं, या फिर योगात्मक मूल्यांकन से, या रचनात्मक यानी क्रिएटिव इवेल्युएशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का मानक संदर्भित मूल्यांकन। इसका जो मानक स्टैंडर्ड होता है, इस मानक को क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड। तो ठीक है, स्टैंडर्ड इवेल्युएशन से हम लोग तुलना कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो लैंग्वेज का आंसर रहेगा या फिर जो भी रहेगा वो फिक्स रहेगा, और उस फिक्स के बेस पे अलग अलग स्टूडेंट की जो अचीवमेंट्स होती है उसको हम लोग तुलना कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सी नंबर हो जाएगा, ये सबसे उपयुक्त विधि होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करिए। आपको यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, उस पर गौर से देखिए क्या दिया है। a प्लस बी और a माइनस बी का गुणनफल क्या है। यहाँ पे बताना है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का गुणनफल यानी मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। ऊपर दिया गया प्रश्न किस प्रकार का है। अब आपको बताना है कि ये जो प्रश्न दिया गया है किस प्रकार का है, मतलब किस प्रकृति किस नेचर का है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, अनुस्मरण प्रकार का, सादृश्य प्रकार का, या फिर पुनर्विन्यास प्रकार का,
या फिर बहुविकल्पी प्रकार का। तो उसमें कैसा आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें कौन से ऑप्शन होने चाहिए। यहाँ पे मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। अनुस्मरण को क्या बोल सकते हो? रिकलेक्शन टाइप। ठीक है, इसका इंग्लिश हो जाएगा अनुस्मरण को रिकलेक्शन। और सादृश्य प्रकार क्या होगा? एनोलॉजिकल टाइप। एनोलॉजिकल टाइप होगा इसका, रिकलेक्शन टाइप होगा। ठीक है, और इसका पुनर्विन्यास प्रकार यानी रीअरेंजमेंट टाइप। रीअरेंजमेंट टाइप और उसका बहुविकल्पी को तो जानते हो, मल्टीपल चॉइस टाइप। उसमें कौन सा ऐसा आपको ऑप्शन उपयुक्त लग रहा है जो कि a+b और a-b के गुणनफल को प्रदर्शित करेगा? यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, रिकलेक्शन टाइप। ठीक, अनुस्मरण प्रकार का इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ही नंबर हो जाएगा। तो अनुस्मरण प्रकार के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अनुस्मरण प्रकार जो होता है, सरल प्रश्नवाचक वाक्य हैं जिनका उत्तर यथासंभव संक्षेप में दिया जा सकता है। इसको आप क्या बोल सकते हो? रिकलेक्शन टाइप। सादृश्य प्रकार के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये क्या होता है? यहाँ चीजों के एक युग्म के बीच संबंध के आधार पर एक सादृश्य युग्म की लुप्त वस्तु का पता लगाया जाता है, इसलिए इसको सादृश्य प्रकार बोला जाता है। और पुनर्विन्यास प्रकार में क्या होता है? इसमें संख्या या अंक को उसी अनुसार व्यवस्थित किया जाता है जिस अनुसार होता है, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। और बहुविकल्पी में तो आप सबको पता ही होगा कि इसमें एक प्रश्न होता है, कई विकल्प दिए जाते हैं, उसमें एक सही होता है। यानी अनुस्मरण प्रकार का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है सरल प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें जिसका उत्तर यथासंभव संक्षेप में दिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। मूल्यांकन, इवेल्युएशन से रिलेटेड। मूल्यांकन योजना यथासंभव व्यवहारिक होनी चाहिए। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए यह किस प्रकार की होनी चाहिए? तो जो आपकी मूल्यांकन योजना है यथासंभव व्यवहारिक होनी चाहिए। और इस उद्देश्य के लिए यह किस प्रकार की होनी चाहिए? तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो द इवेल्युएशन स्कीम शुड आल्सो बी एज ए प्रैक्टिकल एज ए पॉसिबल। ठीक है, और दिस पर्पज इट शुड हैव कैसी होनी चाहिए? तैयारी में आसान यानी ईज ऑफ प्रिपरेशन, प्रशासन में आसान ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर स्कोरिंग और व्याख्या में आसान ईज ऑफ स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। तो मूल्यांकन योजना यथासंभव कैसा होना चाहिए? इसके जो उद्देश्य क्या होने चाहिए? ठीक है, किस प्रकार होना चाहिए? यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। यही तैयारी में आसान भी हो, प्रशासन में भी यानी एडमिनिस्ट्रेशन में जो इजी होना चाहिए, स्कोरिंग एंड रिप्रेजेंटेशन में भी आसान। 5 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। तो सीसी, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है, ये पेडागॉजी सेक्शन का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सीसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। सीसी के घटक क्या है? समूह चर्चा, टर्म परीक्षा, व्यवहारिक कार्य, या फिर ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना, इंग्लिश बता देता हूँ। समूह चर्चा को ग्रुप डिस्कशन, टर्म परीक्षा को टर्म पेपर बोल सकते हो, और व्यवहारिक कार्य को प्रैक्टिकल वर्क। तो आपको बताना है कंपोनेंट ऑफ सीसीई। तो इसका कौन सा हो सकता है सीसीई के जो कंपोनेंट हो सकते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ग्रुप डिस्कशन, टर्म पेपर, प्रैक्टिकल वर्क, ये सब होते हैं। सीसीई में होता क्या है? तो सीसीई के विभिन्न घटक हो सकते हैं जैसे कि क्विज, असाइनमेंट, लिखित और मौखिक परीक्षा, व्यवहारिक कार्य, टर्म परीक्षा, समूह चर्चा, ये सब सीसीई के अंतर्गत आते हैं। इन घटकों का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में छात्र के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सीसीई को सतत मूल्यांकन। तो इसका नाम ही ऐसा है, सतत मतलब जो होता है स्टूडेंट का, छात्र का व्यवहार का मूल्यांकन करना विभिन्न परिस्थितियों में किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी आदर्श मूल्यांकन की कसौटी नहीं है? आपको बताना है आदर्श मूल्यांकन की कसौटी कौन सी नहीं है। ठीक है, आइडियल इवैल्यूएशन की। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, अनुकूलनशीलता। तो आपको बताना है कि इसमें जो है which of them is not a criterion of ideal evaluation। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया वैलिडिटी, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता, या फिर
एडाप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आदर्श मूल्यांकन कसौटी नहीं है, आदर्श अनुकूलनशीलता यानी एडाप्टेबिलिटी। ये जो है आदर्श मूल्यांकन को सम्मिलित नहीं करेगा, क्योंकि ये अनुकूलन है, सभी को सम्मिलित करने की योग्यता रखता है, क्योंकि मैथ में ये आइडियल प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा, यानी 7 का आंसर डी होगा। बाकी तीनों जो है आदर्श मूल्यांकन कसौटियां, जैसे कि वैधता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता। क्वेश्चन नंबर 8, किस परीक्षण में छात्र को कार्य गतिविधियों में स्वयं को व्यस्त रखने की आवश्यकता होती है? आपको यहाँ पे बताना था कि इन विच टेस्ट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इंगेज देमसेल्फ इन वर्क एक्टिविटीज, यानी किस परीक्षण में ऐसा कौन सा परीक्षण होता है कि जिसमें छात्र की कार्य गतिविधियों में स्वयं को व्यस्त रखने की आवश्यकता होती है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण, मौखिक परीक्षण, व्यवहारिक परीक्षण या फिर लिखित परीक्षण। किस परीक्षण में छात्र स्वयं को व्यस्त रखने की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है? तो 1 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, व्यवहारिक परीक्षण में। प्रैक्टिकल वर्क में क्योंकि सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, स्टेटमेंट का, ऑब्जर्वेशन का, इसलिए इसमें जो है आवश्यकता की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। 8 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। सीसी किसे प्रतिपुष्टि प्रदान करता है? तो सीसी प्रोवाइड्स फीडबैक। प्रतिपुष्टि को क्या बोल सकते हो? फीडबैक। इंग्लिश हिंदी में यही डिफरेंस होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीसी किसे प्रतिपुष्टि करता है? नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, बच्चों को, माता पिता को, शिक्षक को या इन सभी को। तो सीसी का उद्देश्य है विभिन्न परिस्थितियों को ऑब्जर्व करके देखना। सीसी सतत मूल्यांकन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा, यानी प्रतिपुष्टि शिक्षक को भी प्रदान करेगा, यानी फीडबैक माता पिता को भी और बच्चों को भी। 9 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे बताना था ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शंस देखो, मूल्यांकन एक असंतर प्रक्रिया है, यानी इवैल्यूएशन इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, क्या यह सही नहीं है? या फिर क्वेश्चन नंबर 10 का बी, मूल्यांकन जो है वर्णनात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी है। इवैल्यूएशन इज डिस्क्रिप्टिव, यानी वर्णनात्मक एज वेल एज क्वालिटेटिव, तो क्या ये सही नहीं है? या फिर सी देखो, मूल्यांकन जो है विशुद्ध रूप से उद्देश्य केंद्रित है, यानी इवैल्यूएशन इज ए प्योरली ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, तो क्या ये सही है? या फिर डी नंबर देखो, मूल्यांकन शिष्य उन्मुख है, इवैल्यूएशन इज प्यूपिल ओरिएंटेड। 10 का आंसर बताना था, इसमें कौन सा आंसर सबसे सही उपयुक्त होगा जो सही नहीं है? तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, मूल्यांकन एक असंतत यानी डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है। डिसकंटिन्यूअस नहीं है बल्कि ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। यहाँ पे जो आंसर गलत होगा तो यही होगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। यानी मूल्यांकन वर्णनात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, ये दोनों पहलुओं को रखता है, वर्णनात्मक और गुणात्मक। मूल्यांकन विशुद्ध रूप से उद्देश्य केंद्रित होता है, ठीक है, मूल्यांकन से सम्मुख होता है, लेकिन पहला नंबर सही नहीं होगा, यानी 10 का आंसर पहला ही हो जाएगा, सही नहीं है पूछा है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि 10 में कितने मार्क्स मिले। और आज के लिए क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे दिया गया है, देखो इसका आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन क्या है? शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति का संभावित संकेतक है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष यानी एनालिसिस बोलते हैं इसको शायद, एनालिसिस स्मृति का संभावित संकेतक है। तो ऑप्शंस देख लो, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, तो क्या ये आंसर होगा? संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई होती है इसके कारण, या फिर एक क्रम में गणना करने में कठिनाई होती है, या फिर छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई होती है। तो इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और उसके इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके आंसर भी बताना कितने आपको राइट हो रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक या टेलीग्राम पे देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करो। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इसके आंसर्स को डिस्कशन के साथ अगले वीडियो को शुरू करेंगे। तो ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं।